बैक टू नॉलेजोपेडिया। सो अब हम अपने थर्ड पार्ट में आ चुके हैं, बायोलॉजी के सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो पिछली बार हमने पढ़ा था कि किस तरीके से यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऑस्मोसिस के थ्रू, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को गेन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऑस्मोसिस जो था वो किस प्रोसेस से हमने पढ़ा था, डिफ्यूजन के थ्रू, राइट। पहले हमने डिफ्यूजन पढ़ा था। डिफ्यूजन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एंड वाटर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ऑस्मोसिस। जब वाटर का एक्सचेंज हो रहा हो तो वो ऑस्मोसिस होता है। तो इसमें हमने कुछ तरीके के सॉल्यूशंस भी पढ़े थे। फिर डिफ्यूजन के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत एग्जांपल्स लेके पढ़ा था। ओके, अब हम आते हैं कि सेल जो है उसने वाटर और गैसेस तो ले लिए, इसके अलावा एक और चीज की जरूरत होती है सेल को, किस चीज की, न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन जो है ये भी सेल अपने एनवायरनमेंट से लेता है, यानी बाहर से लेता है। ठीक है, ये किस तरीके से होता है वो सारी चीजें हम अब पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन जो है, जब सेल न्यूट्रिशन लेगा बाहर से अपने एनवायरनमेंट से, मान लो ये सेल है और ये इसका एनवायरनमेंट है पूरा, ठीक है, ये क्या है, एनवायरनमेंट है सेल का। तो ये जो एनवायरनमेंट है, यहाँ से जब सेल न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेगा, न्यूट्रिशन को लेगा, न्यूट्रिशन को, तो इसको अंदर लेने में एक एनर्जी का यूज होगा। और ये जो एनर्जी होती है ये एटीपी के फॉर्म में प्लांट्स में होती है। ठीक है, किस फॉर्म में होती है, एटीपी। एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ट्राइफॉस्फेट। ये एक रिकैप हो गया पिछले वीडियोस का, अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके एक बार वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी हमने पढ़ा था पहले, बट थोड़ी और चीजें हैं जो हमें पढ़नी होंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, एक तो हो गए हमारे लिपिड्स। ओके, एक क्या हो गया, लिपिड, और दूसरा हो गया प्रोटीन। किन दो चीजों से मिलकर बनती है, लिपिड्स और प्रोटीन। ठीक है, ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और भी सारी चीजें पढ़ ली हैं, सारे फंक्शंस जो थे वो सारे पढ़ लिए हैं, बस थोड़ा सा एंडिंग बची हुई थी जो मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। ओके, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, हमने अमीबा वाला वो पार्ट पढ़ा था कि अमीबा किस तरीके से अपने फूड को एनगल्फ करता है। मैं प्लीज पूरा ये डालती हूँ इसको। अमीबा किस तरीके से फूड एनगल्फ करता है ये भी पूरा मैंने आपको समझाया था। तो वो जो, मान लीजिए ये अमीबा है, ये फूड है, फिर ये अपने फॉल्स सीट ऐसे बढ़ा के इस फूड को अंदर ले लेगा। ये पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फिर से तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, ओके, इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से होती है। ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है ताकि फूड जो है वो एनवायरनमेंट से अंदर आ सके, और ये सिर्फ उसका एक टाइप है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे खत्म होती है। नाउ हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, रिमेंबर दैट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है, ठीक है, एक और रिजिड कवरिंग होती है। रिजिड यानी
कड़ी कवरिंग होती है, ठीक है। ये जो कवरिंग होती है बेसिकली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स को, सेल्स को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, उनको ताकत देता है। कैसे देता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली सेल वॉल जो है वो एक रिजिड कवरिंग है, रिजिड आउटर कवरिंग है, ठीक है। जब आप आंसर लिखो तो ये वर्ड्स मत भूलना, जैसे मैं भूल रही हूँ, मत भूलना। रिजिड आउटर कवरिंग होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि सेल को स्ट्रेंथ देता है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ कैसे, एक लिविंग सेल है, अगर लिविंग प्लांट सेल है, लिविंग प्लांट सेल है, तो इसमें जो है, मान लीजिए ये है हमारी सेल वॉल, ये है हमारी सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है, जब इसके अंदर ये है हमारा पूरा सेल, ठीक है, बाकी ऑर्गेनल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह, जब ये ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को अंदर लेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू, तो ये क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। और सेल वॉल जो है, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, ये लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी, और ये लेयर है हमारा सेल वॉल की। ये हो गई हमारी सेल वॉल। तो ये जो है ये इस साइड प्रेशर लगाएगी, क्योंकि पानी बढ़ रहा है, वो और फूलते जाएगी, स्वेलअप होती जाएगी, और सेल वॉल जो है वो इस साइड प्रेशर लगाएगा इक्वली, ताकि ये जो है ये बर्स्ट ना हो जाए। इसी कारण से जो प्लांट सेल होते हैं उनके सर्वाइव करने की जो क्या कहना चाहिए, जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, बिकॉज एनिमल सेल्स के पास ये सेल वॉल नहीं है जो इक्वल प्रेशर लगा के उनको बर्स्ट होने से बचाए। एनिमल सेल में क्या होगा कि वो भरता जाएगा पानी ऑस्मोसिस के थ्रू, और एक टाइम में वो बर्स्ट हो सकता है, राइट। इसके अलावा एक और चीज होती है, अब मान लीजिए तो हमने अंदर की बात की, अगर ऑस्मोसिस से बाहर पानी जा रहा है, राइट, अगर यहाँ ऑस्मोसिस से बाहर पानी जा रहा है तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, सेल वॉल के अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। मतलब सेल वॉल ऐसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ है, तो वो और ऐसे श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि पानी निकल गया तो वो श्रिंक हो जाएगी, ओके। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं, जो ये श्रिंकेज है ये है प्लाज्मोलिसिस। अच्छा एक बात और, यहाँ पे मैंने प्लांट सेल क्यों बोला, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, और मैंने लिविंग प्लांट सेल क्यों बोला, क्योंकि लिविंग अगर एक सेल रहेगा तभी वो ऑस्मोसिस परफॉर्म कर सकेगा। ऑस्मोसिस से पानी जो है वो सेल के बाहर जाएगा या अंदर आएगा, ओके। इसके लिए एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी में जो हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो जो एक्टिविटी है वो हमारी एक्टिविटी 5.6, और इसमें हमने बेसिकली जियोलीव्स लिए। इसको हमने जो बेसिक जो स्लाइड प्रिपेयर किया जाता है वाटर डाल के, वो सारी चीज़ें की, स्लाइड प्रिपेयर की और माइक्रोस्कोप के अंडर इसको देखा। तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पे हमें कुछ ग्रीन ग्रैनुअल्स दिखेंगे जो कि होंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट, ओके। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा ग्रीन पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। गलती सबसे होती है। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें दिखेगा ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ओके। सो ये तो हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, ये एक लिविंग लीव थी, ठीक है, हमने तुरंत प्लग करी थी और फिर हमने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। अब हम इस लीव को कर देंगे बॉईल। बॉईल करने से क्या होगा कि जो लीव में सेल्स हैं, ठीक है, लीव क्यों लिखा है, लीव और लीव्स ES,
ओके, सो रियल लीफ जो है जब हम इसको बॉईल करेंगे तो उसके अंदर के सेल्स डेड हो जाएंगे, और जब हम उसे वापस से माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखेगा। हमें दिखेगा कि जो लीफ के सेल्स हैं वो अब डेड हो गए हैं और वो अब ऑस्मोसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें कुछ सोल्यूशन डाल के, जब हम यहाँ पे क्लोरोफिल हमने देख लिया, बॉईल करने के पहले हम यहाँ पे कोई सोल्यूशन डाल देंगे, शुगर सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, तो हमें दिखेगा कि क्या चेंज आया, कैसे वाटर डालने पे चेंज आया। जब हम यहाँ पे देखेंगे तब हमें दिखेगा कि जो लीफ है वो पानी को मतलब अब ऑस्मोसिस परफॉर्म नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके सेल डेड हो गए हैं। दैट इज व्हाट जो हम पढ़ रहे थे कि लिविंग सेल में ही जो है ऑस्मोसिस हो सकता है। ओके, अच्छा एक और छोटी सी बात, सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स, फंगई और बैक्टीरिया में होती है। ओके, प्लांट्स, फंगई, बैक्टीरिया। अब हम आते हैं न्यूक्लियस पे। तो बेसिकली न्यूक्लियस जो है इसमें एक आउटर कवरिंग होती है जो पोरस होती है। ओके, पोरस यानी उसमें पोर्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसके थ्रू जो है मूवमेंट होता है मटेरियल का। बेसिकली अंदर से बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मटेरियल जो है वो जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर कवरिंग में दिख रहे हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से यहाँ बाहर जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो अंदर से जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि जब सेल डिवाइड होने वाला है, जब सेल का डिवीजन होने वाला है तो ही क्रोमोसोम आपको मिलेगा। अगर ये डिवाइड नहीं होने वाला है तो आपको थोड़ा डिफरेंट चीज मिलेगी, वो भी हम पढ़ेंगे। तो जब सेल डिवाइड होने वाला है आपको यहाँ पे क्रोमोसोम मिलता है जो कि रॉड शेप्ड के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, किस शेप के, रॉड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रोमोसोम जो है बेसिकली बनता है प्रोटीन और डीएनए से। किससे, प्रोटीन और डीएनए। डीएनए क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बेसिकली वो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है वो जो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, जो भी आपके ट्रेड्स होंगे जो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करेंगे वो डीएनए में होंगे, और डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है उसे हम जीन्स कहते हैं। डीएनए का फंक्शनल पार्ट क्या होता है, जीन्स। ओके, तो क्रोमोसोम्स जो है वो कब होंगे, कब, ये याद रखना, कब होंगे, जब सेल डिवाइड होने वाला। अब जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्रोमोसोम होगा क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में। क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में हमें क्रोमोसोम मिलेगा, इसमें ये डीएनए होगा। ठीक है, ये होगा एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड की तरह, जो उलझा हुआ धागा देखा होगा आपने, उस तरीके का दिखता है क्रोमैटिन मटेरियल। कब, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, जब सेल अभी डिवाइड नहीं हो रहा है मान लो, और अब डिवीजन के लिए रेडी होने वाला है, तो क्या होगा कि क्रोमैटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बन जाएंगे। और इसी कारण से, जो हमने अभी पढ़ा, उसी कारण से न्यूक्लियस जो होता है उसका एक सेंट्रल रोल होता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। अच्छा, आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन बेसिकली सेल्यूलर रिप्रोडक्शन तब होता है जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, दो सेल रिप्रोड्यूस करता है, खुद रिप्रोड्यूस होकर दो सेल और बनाता है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जो सेल के अंदर हो रहा है, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। ओके, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। ओके,
बैक्टीरिया जो है इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियर रीजन होता है, वो बहुत पुअरली डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे जब ये रीजन पुअरली डिफाइंड है तो इसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं वो पूरे नहीं होंगे। यहाँ पे होता है न्यूक्लिक एसिड, है ना, ज्यादा न्यूक्लिक एसिड रहेगा बस, और बहुत पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस रीजन होगा। तो ऐसे जो रीजन है, जो ये पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। सॉरी फॉर द नॉइज, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो बैक्टीरिया है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, जिसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है, और ऐसे पुअरली डिफाइंड रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने न्यूक्लियोइड पढ़ लिया, अब हम एक और चीज पर आते हैं। दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन दिस बेसिस, ठीक है, इसी चीज के बेसिस पे दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अभी याद रखना, न्यूक्लियोइड क्या था, वो जो रीजन है पुअरली डिफाइंड, वो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की। तो दो तरीके के हैं, पहला है प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट। तो प्रो यानी कि प्रिमिटिव, जो पुराने वाले हैं, जो अभी इवॉल्व नहीं हुए हैं, और कैरियोट यानी कि न्यूक्लियस। ओके, सो ये जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिन ऑर्गेनिजम्स में, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल नहीं है, और जिसमें सेल वॉल है वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, राइट। तो जहाँ पे क्लोरोफिल बन रहा है, जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, वहां पे अगर वो प्लांट यूकैरियोटिक है, ओके, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्लास्टिड से रिलेटेड होते हैं। क्या होता है उसमें, प्लास्टिड होते हैं यूकैरियोट्स में। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें बेसिकली कुछ मेम्ब्रेनस वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेनस वेसल्स होती हैं। ये दो डिफरेंस हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, यूकैरियोट्स वो होते हैं जो सेल वॉल जिनमें होती है। प्रो यानी प्रिमिटिव, ओके, ये न्यू वाले होते हैं जो इवॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद जो ऐसे प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, यस, तो अगर वो प्रोकैरियोट्स हैं तो वो मेम्ब्रेनस वेसल्स होंगी उनमें, ठीक है, और जो यूकैरियोट्स हैं अगर, तो उनमें प्लास्टिड्स होंगे। Okay, so this is the end of video. Please support us by liking our video, by sharing it, and interacting with the video, because आपके support से ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारा channel जो है वो और ज़्यादा grow करेगा। So इस बार aim करते हैं for 100 likes only. 100 likes तो आप लोग कर ही सकते हो, right? So thank you for watching the video.